सबसे पहली चीज अपने बेसिक्स पे फोकस रखना। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, बायो के हर एक टर्म्स के बेसिक मतलब पता है आपको, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से जब भी आपको कोई चैप्टर एक्सप्लेन करेगा, आपको वो चीजें समझ में आने लगेंगी। एंड अलग अलग रेफरेंस बुक्स पे भागने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है भाई। अपनी बुक, एनसीईआरटी बुक को ही आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है। और देखा जाए कहीं ना कहीं बस नीट में कुछ बहुत टॉपिक्स आपके एक्स्ट्रा हैं जो आप अपने वाईटी से या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो देखो भाई, आज के सेशन में हम करने वाले हैं अपने प्यारे क्लास 11th ग्रेडर्स के बारे में, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ली है। और स्पेसिफिकली बायो इसीलिए ली है क्योंकि भाई नीट करना है। तो आज आपको मैम बताने वाली है कि कंप्लीट रोड मैप आपका क्या होना चाहिए, कैसे आप अपने स्कूल के साथ साथ अपने नीट के प्रिपरेशन को, क्लास 11 को, सबको मैनेज कर सकते हो। तो मेक श्योर जरूर करना, इस छोटे से सेशन को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर अटेंड कर रहे हो। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। हियर वी गो विद प्यारा सा डोज ऑफ मोटिवेशन भाई, क्योंकि ये तो पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। एग्जैक्टली, जो आपका गोल है, जो आपका ड्रीम है, वो आपका अभी के स्ट्रगल पे डिपेंड करता है। आप जितने अच्छे से मेहनत करके, कंसिस्टेंसी, डिटरमिन्ड होकर के पढ़ाई करोगे, नीट के लिए प्रिपेयर करोगे, आपका वो जो डॉक्टर बनने का सपना है वो जरूर पूरा होगा। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि भाई क्या रोड मैप होना चाहिए। तो देखो भाई, जब आप क्लास 10th से 11th में आते हो ना, देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस। क्लास 11th भाई इतने सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, कितनी सारी यूनिट्स हैं, उन हर एक यूनिट के अंदर कितने सारे चैप्टर्स हैं, कितने नए कंसेप्ट हैं, उनको याद करना, उनको समझना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इन सब चीजों को सही करने में, इन सब चीजों को मेंटेन करने में, अलोंग विद द स्कूल जो आपके असाइनमेंट्स आपको देते हैं। तो सबसे पहली चीज, जो भी स्टूडेंट्स अब तक अर्ली नहीं स्टार्ट किया है, कर लो भाई। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे पढ़ना और जितनी जल्दी चीजों को समझ जाओगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो देखो भाई, आपके टीचर्स हमेशा आपको 10th में यही बोलते थे, मेक योर स्टडी शेड्यूल। आपके स्कूल की टाइमिंग, आपकी स्कूल की जो टाइमिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना पूरा स्टडी सेशन डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसी स्कूल के साथ साथ आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे होगे, या तो सेल्फ स्टडी कर रहे होगे अपने नीट के लिए, या फिर बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कोचिंग जा रहे होंगे और काफी लेट नाइट आकर के पढ़ाई करते होंगे। तो भाई आपकी शुरुआत इस चीज से होती है कि आपको क्या बनाना है, सबसे पहले अपनी दिनचर्या के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से आपका बेसिक रूटीन रहता है डेली का, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना शेड्यूल बनाना है कि इतने टाइम पे आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, इतने टाइम पे आप लेक्चर्स अटेंड करोगे, इतने टाइम पे आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे, इतने टाइम पे आप स्कूल का काम करोगे। तो ये सारी चीजें आपके हर एक बच्चे के दिनचर्या पे डिपेंड करती है। देखो, मैं यहाँ पे एक जनरल चीज बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं सबकी दिनचर्या के बारे में नहीं जानती हूँ, कौन कितने घंटे कोचिंग जाता है, कौन कोचिंग नहीं जाता है, क्योंकि आजकल भाई यूट्यूब का जमाना हो गया। अगर आप वाईटी खोल करके देखोगे तो हमारे ही चैनल पे, वेदांतु नीट के ही इतने सारे चैनल्स ओपन हैं जहां पे आप आराम से नीट की पढ़ाई कर सकते हो। एंड नो डाउट वो सारे टीचर्स इतने अच्छे हैं कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। इवन मैं भी आपको क्लास 11th पर्टिकुलरली फोकस रह करके एनसीईआरटी हर एक चीज पढ़ाने वाली हूँ। तो आप खुद समझ सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सबका अपना अलग अलग स्केड्यूल होगा। उसके अकॉर्डिंग सबसे पहली क्या हो जाएगी, अपना स्टडी शेड्यूल बनाना। नेक्स्ट, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है, आपको सिलेबस और अपना एग्जाम पैटर्न देखना पड़ेगा। हमने भाई अंधे में तीर नहीं चलाना है कि बिना देखे कुछ भी काम कर रहे हो। सिलेबस समझोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझोगे, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन कैसे इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड से कैसे क्वेश्चन आते हैं। दिस इज द वेरी अटमोस्ट थिंग और इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझनी पड़ेगी। अपने सिलेबस को समझना पड़ेगा कि किस यूनिट में कितने टॉपिक
टॉपिक्स हैं, इस यूनिट को आप कितने मंथ्स में कंप्लीट कर पाओगे, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, और कितने महीने के बाद या किस टॉपिक के बाद आपको कितने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, ये सब चीजें आपकी सिलेबस के पैटर्न पे और एग्जाम के पैटर्न पे डिपेंड करेंगी। तो भाई क्या करना है हमें, दूसरा सिलेबस को चेकआउट करना है, अपने एग्जाम पैटर्न को चेकआउट करना है कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग कैसी है, ऑल ओवर टोटल पेपर आता कितने मार्क्स का है। ठीक है, नेक्स्ट चीज अब मैं आप लोग को बता देती हूँ क्लास 11th का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा हम बात करने वाले हैं क्लास 11th और आपके नीट की। तो क्लास 11th का सबसे पहला यूनिट आपको ही पता है, दैट इज द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो आपका 15 मार्क्स का आता है। इसी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके 4 चैप्टर्स हैं, लिविंग वर्ल्ड है, आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, एनिमल किंगडम है एंड प्लांट किंगडम है। उसके बाद यूनिट 2 आप किया जाती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फिर थर्ड यूनिट है, फिर प्लांट फिजियोलॉजी है एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है वो आपको फोकस में भी रखनी है, लेकिन ये नहीं करना कि भाई ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है हमारा, हमें समझ में बहुत अच्छे से आती है तो सारा टाइम बस ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही लगे हुए हो, ऐसा नहीं करना है। आता है नो डाउट, लेकिन आप बाकी सबका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो कि कितना अच्छा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और कितने मार्क्स के, इवन आपके स्कूल में भी और आपके नीट में भी इन सबका मार्क्स वेटेज कितना रहता है। तो ये तो भाई आपका सीबीएसई का मार्क्स वेटेज है कि हर एक चैप्टर से कितने मार्क्स का आपके स्कूल के एग्जाम में, जो मेन एनुअल एग्जाम होता है उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो नो डाउट इतने सारे मार्क्स हैं, आपको मैंने बता दिए किस यूनिट से कितने मार्क्स का आता है। एंड यही आपका नीट का मार्क्स वेटेज है कि भाई आपके नीट में सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज कितना मार्क्स वेटेज रहता है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की बात करूं तो 14% मार्क्स वेटेज रहता है आपका। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सिर्फ 11th का बता रही हूँ, 12th का अलग है आपका, ये 11th का है, 5% रहता है। अगेन देख रहे हो ह्यूमन फिजियोलॉजी जहां आपका यहाँ पे भी 18 मार्क्स का पूछा जाता है, इवन नीट में भी आपका इस पोर्शन में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेटेज रहता है, आपके 20% मार्क्स वेटेज रहता है। तो आप खुद समझ सकते हो इन सारी यूनिट्स में से आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़े ज्यादा अच्छे से पढ़नी है। एंड ऐसा नहीं है कि बाकी सारी यूनिट्स को नेग्लेक्ट करना है, बाकी सारी यूनिट्स भी पढ़नी है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, नो डाउट। एनसीईआरटी की एक एक लाइन में आपको पढ़ाऊंगी जिससे आपका हर एक टॉपिक क्लियर होगा, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी हम थोड़ा और अच्छे से करेंगे क्योंकि उससे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स ये रहेंगी कि क्या आप कैसे अपने क्लास 11th और नीट को मैनेज कर सकते हो। सबसे पहली चीज अपने बेसिक्स पे फोकस रखना। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, बायो के हर एक टर्म्स के बेसिक मतलब पता है आपको, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से जब भी आपको कोई चैप्टर एक्सप्लेन करेगा आपको वो चीजें समझ में आने लगेंगी। एंड प्रायोरिटाइज योर एनसीईआरटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं अलग अलग रेफरेंस बुक्स पे भागने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है भाई। अपनी बुक एनसीईआरटी बुक को ही आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है। और देखा जाए कहीं ना कहीं बस नीट में कुछ बहुत टॉपिक्स आपके एक्स्ट्रा हैं जो आप अपने वाईटी से या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। बाकी रही बात एनसीईआरटी की, वो तो मैम आपको करवाने ही वाली है, फिंगर टिप्स पे करवाने वाली है, तो थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मेहनत बस करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके स्कूल के लिए भी प्रिपेयर हो ही रहा है, लेकिन कैसे होगा, बस अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करके। वो चाहे नीट का एग्जाम हो एनसीईआरटी फोकस में रखनी है, चाहे स्कूल का एग्जाम हो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फोकस में रखनी है। ठीक है, रिविजन इज द की। रिवाइज करना है भाई हर एक टॉपिक को। जैसे बच्चे होते हैं ना, क्या करते हैं, सोचते हैं कि हर एक टॉपिक को नहीं रिवाइज करूंगा, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब रिवाइज करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये आपकी गलतफहमी है। हर एक टॉपिक के अंदर इतना कंटेंट गिवन है ना, बायो के अंदर इतनी सारे टर्म्स गिवन है, उस हर एक छोटे टर्म से क्वेश्चन आता है। तो जब तक हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज रिविजन करना है, चैप्टर वाइज रिविजन नहीं करना। चैप्टर वाइज रिविजन करना है नो डाउट, एट द एंड में करना है, लेकिन टॉपिक वाइज भी रिविजन करना है। जैसे मैं आपको टॉपिक वाइज चीजें पढ़ा रही हूँ, मैंने लेक्चर 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, तो हर एक लेक्चर को जो नोट्स बनवा रही हूँ उससे रिवाइज करो, खुद को एनालाइज करो कि क्या चीज तुमको लर्न हो रही है, क्या चीज तुम्हें नहीं लर्न हो रही है। नहीं लर्न हो रही है तो लिख करके प्रैक्टिस करो, जितना लिख करके प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से चीजें लर्न हो जाएंगी। एंड प्रैक्टिस योर पीवाईक्यूज एज मच एज यू कैन। पीवाईक्यूज इज द
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो बुक्स नो डाउट आप लोगों को लेनी पड़ेंगी जहां पे आप डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होगे, लेकिन उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना सिर्फ आपको टॉपिक्स के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं कि कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से जो आपने एनसीईआरटी से पढ़ा था उससे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। भाई मेन टारगेट क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का, मार्क्स लेकर के आने का। तो अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी पूरा टॉपिक हो जाए, पूरा चैप्टर हो जाए, उससे रिलेटेड उसके टॉपिक्स के क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड उसके मॉक टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करने हैं, एंड विद द टाइम लिमिट। ये नहीं कि भाई पूरा दिन एक ही मॉक टेस्ट पेपर पे लगे हुए हो, टाइम लिमिट लगा करके सॉल्व करना है। इसी से आपके एक तीर से दो निशाने होंगे, जहां पे आपको समझ में आएगा आपसे मॉक टेस्ट पेपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या विद इन एक टाइम लिमिट में, जो टाइम लिमिट आपको दिया जाएगा एग्जाम टाइम में, उस टाइम लिमिट में क्या आपसे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे हैं, क्या आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो, आपकी स्पीड अच्छी है कि नहीं है। और यही चीज करते करते धीरे धीरे करके आपकी स्पीड इतनी इंप्रूव हो जाएगी ना कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी बच जाएगा कहीं ना कहीं, जहां पे आप अपने क्वेश्चन पेपर को चेकआउट कर सकते हो कि क्या मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। इतने हाई लेवल के एग्जाम्स को देने जा रहे हो, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। हवा में तीर चलाओगे कहीं नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। गलत तरीके से हाथ पैर मारोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो जो टीचर्स आपको जैसे फोकस करने के लिए बोलती हैं, डू इट लाइक दैट ओनली। इसी तरीके से आप अपने क्लास 11th को और नीट को मैनेज करोगे। अदरवाइज क्या होगा, अभी आप 11th 12th करने के बाद नीट का एग्जाम दोगे तो 12th में आकर के बताएं क्या होगा, 11th के बेसिक्स भी नहीं क्लियर होंगे तो 12th तो करने ही करने पड़ेंगे, 11th भी करना पड़ेगा। 12th में आने के बाद हमें 11th सिर्फ रिवाइज करनी होती है, हमें दोबारा नहीं पढ़नी होती है। तो ये गलती अभी मत करो, 11th पे बहुत अच्छे से फोकस करो, ताकि 12th में जाकर के सिर्फ 12th पे फोकस करके 11th का रिविजन करोगे। डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 11th भी पढ़ रहे हो 12th भी पढ़ रहे हो, इतने बैकलॉग आ जाएंगे ना जो रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बस ये स्ट्रैटेजी अपनानी है, इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, तुरंत उसको करो बिना किसी डिले के। इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, प्लान करो भाई कब कैसे कर सकते हो उसको। ना ही इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है, उस टाइम पे अवॉइड कर दो कि ठीक है बाद में कर लिया जाएगा। ना ही इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, एलिमिनेट कर दो भाई, कोई जरूरत ही नहीं है उसको ध्यान देने की। ठीक है, कोचिंग क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करना है, उनके डिस्कशंस जो होते हैं आपके, वो चाहे वाईटी पे डिस्कशंस हो रहे हो, डाउट सेशन हो रहे हो, कोई भी लेक्चर्स है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, उनके अंदर डिस्कशन करो, जो भी डाउट्स आते हैं क्लियर करो, तुरंत के तुरंत क्लियर करो। एंड जो भी टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं वो सब आपके एनसीईआरटी बुक से अलाइंड रहते हैं। मैंने आपका एक और सेशन बनाया था जहां पे मैंने बताया था आपको एनसीईआरटी बुक को कैसे रीड करना है। डायरेक्टली एनसीईआरटी पे नहीं जाना है, अपने नोट्स जो आप बनाओगे उनको रिवाइज करने के बाद एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। अदरवाइज जो कहानी लिखी हुई है ना एनसीईआरटी में, इतनी सी भी नहीं डेसिफर होने वाली, इतनी सी भी नहीं समझ पाओगे। तो एनसीईआरटी बुक पे फोकस करना और इसी तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी को प्लान करके अपनाना। सबसे फोरमोस्ट थिंग रहेगी आपके स्केड्यूल बनाने की। हर बच्चे का स्टडी स्केड्यूल, दिनचर्या अलग अलग है, तो मैंने आपको जनरल चीज बताई। अब ये आपका काम होता है कि कितने स्मार्ट तरीके से आप अपने नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। बाकी तो आपकी मैम आपके साथ हमेशा है, तो बस जाते जाते टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी अपडेट्स, जो भी सेशन में लेकर के आऊं उसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए नोटिफिकेशन के साथ। और अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है कोई भी डाउट या प्रॉब्लम के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस जाते जाते मेरे प्यारे सारे से बच्चे सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। बाय गाइज एंड टेक केयर।